Okay, welcome back everyone. Let's start the next topic of a chapter mechanical property of the solids. अभी तक हमने सीखा कि भाई स्ट्रेस क्या होता है और स्ट्रेन क्या होता है. Stress was restoring force per unit area. Strain is change in dimension divided by original dimension. This is what we have learned. हमने तीन टाइप के स्ट्रेस देखे थे. Longitudinal stress, shear stress एंड कॉम्प्रेसिव या हाइड्रोलिक स्ट्रेस, और उसके अकॉर्डिंगली हमने स्ट्रेन भी सारे सीख लिए थे. चलिए बच्चों, आज हम बात करेंगे सबसे पहले अबाउट द हुक्स लॉ. राइट, हुक्स लॉ. तो हुक का लॉजिक बहुत सिंपल है बच्चों कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. आप जितना ज़्यादा स्ट्रेस दोगे उतना ज़्यादा डायमेंशन चेंज होने वाला है. तो हुक्स लॉ बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है बच्चों, दैट इज फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to strain. For small deformation, stress is directly proportional to strain. This is Hooke's law. Right? That is sigma. Stress is directly proportional to strain. If you remove the proportionality constant, that is capital K. And this K is called as modulus of इलास्टिसिटी. इसके बारे में हम डिटेल में आगे जाके बात करेंगे. राइट, सो दिस मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के इज इक्वल टू सिग्मा बाई ए, है ना. सिग्मा डिवाइड बाई ए इज व्हाट, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के. इसका यूनिट क्या बनेगा बच्चों? तो स्ट्रेस का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये स्ट्रेन का यूनिट कुछ नहीं होता बिकॉज वो तो होता है चेंज ऑफ लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, तो वो कट हो जाता है. तो इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यूनिट ऑफ के. राइट, और उसका डायमेंशन भी रहता है सेम एज स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेन का डायमेंशन कुछ नहीं होता है. तो स्ट्रेस का डायमेंशन था m1 l-1 t-2. ओके, तो इतना सा करना है बच्चों आपको हुक्स लॉ के अंदर. आगे जाके आप अलग अलग टाइप के मॉड्यूलस सीखोगे. राइट, बल्क मॉड्यूलस आएगा, यंग मॉड्यूलस आएगा, शीयर मॉड्यूलस आएगा, बट दैट इज अ टॉपिक ऑफ फ्यूचर. चलिए, इस पर्टिकुलर क्लास में अब जो हम आगे बात करने वाले हैं दैट इज अ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. Very important topic and one of the very favorite topic of all the school teachers, that is stress strain curve. Sigma versus E curve. चलिए बच्चों, सबसे पहली बात हमने इतना सीखा है कि अगर हमने बॉडी को स्ट्रेस दिया तो बॉडी डिफॉर्म होने वाला है. मतलब स्ट्रेस देने पे बॉडी में स्ट्रेन आएगा, बॉडी डिफॉर्म होने वाला है अगर स्ट्रेस दिया गया. तो दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी लर्न. राइट, नाउ वी वांट टू फाइंड कि कितने स्ट्रेस के लिए स्ट्रेन कितना होगा. अगर इतना स्ट्रेस दिया तो ये स्ट्रेन होगा, इतना स्ट्रेस दिया तो ये स्ट्रेन होगा. राइट, तो अलग अलग मटेरियल स्ट्रेस के अंदर अलग अलग तरीके से बिहेवियर करते हैं. ओके, जैसे कि स्टील हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सारे मटेरियल्स अगर आप स्ट्रेस दोगे तो अलग अलग तरीके से बिहेव करेंगे. राइट, और वो बिहेवियर समझने के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड यू शुड हैव एग्जैक्ट आइडिया कि आप जो मटेरियल यूज़ करने वाले हो वो मटेरियल अंडर द अप्लाइड स्ट्रेस कैसे बिहेव करेगा. आप जो भी मटेरियल यूज़ करोगे भाई, अगर आपने मान लो बिल्डिंग बनाई और आप बिल्डिंग बनाने के अंदर आपने कोई स्टील यूज़ किया है, तो वो स्टील के ऊपर जब लोड आएगा तो वो कैसे बिहेव करेगा ये आपको एग्जैक्टली ख्याल होना चाहिए. एंड फॉर दैट ऑल द मटेरियल्स दिस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपको पहले से दिया जाता है. आपको उसको स्टडी करके समझना होता है कि मेरा मटेरियल काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, कि फिर फेल हो जाएगा. ठीक है, ओके. तो चलिए, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपको जैसे ही पूछा जाएगा आपको सीधा एक ग्राफ ड्रॉ करना है और ग्राफ को समझाना है. तो आपका ग्राफ का पैटर्न कैसा रहेगा, तो हम ग्राफ ड्रॉ करते जाएंगे और साथ साथ में वो एक एक रीजन को समझते जाएंगे. So this is the graph of stress versus strain. अभी ग्राफ बनेगा, हाँ
this is stress sigma and this is strain epsilon. Okay, take a screenshot first. I want to rub it, then only I will do the further work, है ना. इसको निकालेंगे पहले तो आगे काम कर पाएंगे. चलिए फटाफट करिए. ओके, सो वेरी बिगिनिंग जब हमने मटेरियल को स्ट्रेस दिया ही नहीं है तो स्ट्रेन भी नहीं होगा. अगर स्ट्रेस नहीं दोगे तो स्ट्रेन भी नहीं होगा. मतलब ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट वेयर देयर इज नो स्ट्रेस नो स्ट्रेन. अब आप मटेरियल को लोड करना चालू करो. राइट, आप मटेरियल को लोड करना चालू कर रहे हो. वी आर राइट नाउ टॉकिंग अबाउट द टेंसाइल स्ट्रेस. हम मटेरियल को धीरे धीरे खींचने वाले हैं. तो खींचने पे ये मटेरियल कैसे बिहेव करेगा, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी. सो दिस इज द पर्टिकुलर ग्राफ फॉर टेंसाइल स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन. ध्यान रखिएगा. ओके, चलो. तो हम मटेरियल को जैसे जैसे लोड बढ़ाएंगे वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा उसका लेंथ बढ़ेगा. मतलब स्ट्रेस के साथ स्ट्रेन बढ़ेगा. ओके, तो वी कैन हैव द वेरी फर्स्ट रीजन ऑफ द ग्राफ विच इज दिस रीजन. आई विल प्लॉट इट एग्जैक्टली. बन जाए यार, स्ट्रेट लाइन बनाना है खाली. चलो, इट्स अ वेरी फर्स्ट रीजन. लेट्स कॉल इट पॉइंट O. दिस इज पॉइंट A. So as you are increasing the stress, you can see the strain is also increasing, and both are in directly proportional because graph is straight line. Right, तो यहाँ तक आपका जो रीजन है ना O से A, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं हम. O to A, stress, right, strain increase linearly. Strain increase linearly with इंक्रीज इन स्ट्रेस. स्ट्रेस बढ़ाने से स्ट्रेन जो है वो लीनियरली बढ़ेगा. अगर आपने स्ट्रेस को बढ़ाया तो स्ट्रेन भी लीनियरली बढ़ रहा है. राइट, तो स्ट्रेन इंक्रीज लीनियरली विथ इंक्रीज इन स्ट्रेस. मतलब इस रीजन में आपका स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है. तो ये तो हमने हुक्स लॉ में पढ़ा था. राइट, मतलब O से A का जो रीजन है ना वहाँ पे हुक्स लॉ एप्लीकेबल है. Hooke's law is valid because stress is directly proportional to strain. So here the Hooke's law is valid. Right, और A के आते आते आपका ये जो proportionality limit है वो ख़त्म हो जाएगा. तो इस A पॉइंट को हम कहते हैं proportionality limit. क्या कहते हैं बच्चों? पॉइंट A is called as proportionality limit. This is called as proportionality limit. कौन सा पॉइंट है ये बच्चों? Where A point is प्रोपोर्शनलिटी लिमिट. ठीक है, चलिए बच्चों, अभी आपने और स्ट्रेस दिया, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट आ गया. उसके बाद अगर आपने और खींचा और स्ट्रेस दिया तो स्ट्रेन बढ़ेगा, बट ये लीनियरली नहीं बढ़ेगा. ये लीनियरली बढ़ने वाला नहीं है. एक बार प्रोपोर्शनलिटी लिमिट आ गया उसके बाद स्ट्रेस बढ़ाने से स्ट्रेन थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज होगा. स्ट्रेस बढ़ाने से क्या होने वाला है? स्ट्रेन जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज होने वाला है. राइट, ओके. तो यहाँ पे बच्चों आगे का जो आपका रीजन बनेगा वो कुछ ऐसा होगा. यू कैन सी दिस रीजन फ्रॉम A to B. स्ट्रेस बढ़ रहा है, ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो ये स्ट्रेन भी बढ़ रहा है, बट ये लीनियर नहीं है. ये लीनियर नहीं है. स्ट्रेस के साथ स्ट्रेन थोड़ा ज़्यादा ही इंक्रीज हो रहा है. ग्राफ थोड़ा फ्लैट है ना, तो थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है एक्स डायरेक्शन में. तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अवर नेक्स्ट रीजन इज AB. स्ट्रेन इंक्रीज नॉन लीनियरली विथ इंक्रीज इन स्ट्रेस with increase in stress. राइट, और B पॉइंट तक आपका मटेरियल अगर कभी भी आपने स्ट्रेस को हटा दिया तो वापस ओरिजिनल पहले जैसा था वैसा हो सकता है. तो इस B पॉइंट को हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट. क्या कहते हैं बच्चों? B पॉइंट को हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट. तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एनीवेयर from O to A, if stress is removed, if the stress is removed,
ऑब्जेक्ट कम बैक टू ओरिजिनल डायमेंशन, ऑब्जेक्ट आपका वापस ओरिजिनल डायमेंशन में आ जाएगा अगर आपने स्ट्रेस को हटा लिया तो। मतलब ये ओ से ए वाला पार्ट जो है ना वो एग्जैक्टली रीट्रेसेबल है। स्ट्रेस हटा दिया आपने तो वापस ग्राफ जो है वो ज़ीरो पे आ जाएगा, राइट। तो आपका ये जो पूरा रीजन बना ना बच्चों, ए ओ से लेके ए तक बी तक का, यहाँ तक आपका मटेरियल इलास्टिक है नेचर में। इलास्टिक मतलब फोर्स को हटाने से वापस पहले जैसा था वैसा हो जाएगा, जैसे कि रबर, ठीक है। सो ये ओ से ए का जो पूरा रीजन है ना वहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट कैसा है, इलास्टिक है। सो फ्रॉम ओ टू ए ऑब्जेक्ट इज इलास्टिक। और आपका जो बी पॉइंट है ना, इट इज इलास्टिसिटी लिमिट। क्या है बच्चों, आपका ये जो बी पॉइंट है वो है इलास्टिसिटी लिमिट। बी पॉइंट जो है वो है इलास्टिसिटी लिमिट, और इस इलास्टिसिटी लिमिट को हम कहते हैं यील्ड पॉइंट। क्या कहते हैं इसको, हम यील्ड पॉइंट कहते हैं। तो ये जो आपका इलास्टिसिटी लिमिट आया है ना, इसके रिगार्डिंग जो भी स्ट्रेस होगा, ये इलास्टिसिटी लिमिट है, उसके रिगार्डिंग जो भी स्ट्रेस होगा ना उसको हम कहते हैं यील्ड पॉइंट। मतलब अगर यहाँ तक आपने मटेरियल को लोड किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनलोड करने पे वापस पहले जैसा था वैसा हो जाएगा, राइट। तो स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट इज यील्ड पॉइंट। इसको सिग्मा वाई लिखा जाता है। इट इज द स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट बी पे जो स्ट्रेस होगा ना उसको हम कहते हैं यील्ड पॉइंट। चलो अभी हम यहाँ तक पहुँच गए, अब आपको इतना समझ में आ गया है, राइट। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम ओ पॉइंट, पहले स्ट्रेस बढ़ाया तो स्ट्रेन बढ़ा बट लीनियरली बढ़ा है, तो यहाँ पे हुक्स लॉ एप्लीकेबल है। ए पॉइंट तक हुक्स लॉ एप्लीकेबल है, तो ए पॉइंट को कहेंगे हम लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। फिर अगर हमने और स्ट्रेस बढ़ाया तो स्ट्रेन बढ़ेगा बट वो नॉन लीनियरली बढ़ेगा। स्ट्रेन बढ़ेगा बट वो कैसा बढ़ेगा, नॉन लीनियरली बढ़ने वाला है आपका जो स्ट्रेन है वो, राइट। और बी पॉइंट तक अगर आप कभी भी फोर्स को हटा दोगे, लोड को हटा दोगे, तो वापस ऑब्जेक्ट जैसा था वैसा हो जाएगा, राइट। कुछ के अंदर कुछ भी डिफॉर्मेशन बचता नहीं है। तो ये पूरे रीजन को हम कहते हैं इलास्टिक रीजन। क्या कहते हैं, इस पूरे को हम इलास्टिक रीजन कहते हैं। तो मैं खाली एक एक्स्ट्रा लाइन बना रहा हूँ, एंड आई विल कॉल दिस एंटायर रीजन एज इलास्टिक रीजन। ये जो पूरा है वो इलास्टिक रीजन है आपका, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक आपने स्ट्रेस को हटाया, ऑब्जेक्ट पहले जैसा था वैसा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आपका यील्ड पॉइंट आ चुका है और तो अभी आपने और खींचा इसको, तो अब क्या होगा पता है, अब आप थोड़ा भी स्ट्रेस दोगे ना, अब थोड़ा भी स्ट्रेस दोगे ना तो स्ट्रेन एकदम बढ़ जाएगा। थोड़ा भी अगर स्ट्रेस दोगे तो क्या होगा, स्ट्रेन जो है वो एकदम बढ़ जाएगा। मतलब इसके बाद आपको वरी होने का काम पड़ेगा। अभी यू नीड टू वरी, बिकॉज अब थोड़ा सा भी और स्ट्रेस दिया ना तो मटेरियल का अभी बैंड बच जाने वाला है, स्ट्रेन एकदम से बढ़ेगा। ऐसे स्ट्रेन जो है वो एकदम से इस तरह से बढ़ने वाला है, राइट। लेट्स कॉल इट एट पॉइंट डी, ठीक है। तो ये जो बी टू डी वाला रीजन है ना उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, क्या होगा रीजन फ्रॉम बी टू डी। इफ स्ट्रेस इज फर्दर इंक्रीज्ड, इफ स्ट्रेस फर्दर इंक्रीज्ड above ultimate point, above yield point, स्ट्रेन एकदम रैपिडली बढ़ेगा। स्ट्रेन increase rapidly on a very small increase in stress, very small increase in stress, राइट। आप देख पा रहे हो। और अगर ये बी से डी वाले रीजन के अंदर अगर कहीं से भी आपने लोड लगाना बंद कर दिया ना, सपोज मान लो एट पॉइंट सी मैंने लोड हटा दिया, तो ऑब्जेक्ट कोशिश करेगा पहले जैसा होने की, बट वो पहले जैसा हो नहीं पाएगा। उसके अंदर कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन हमेशा के लिए रह जाएगा। क्या होगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन हमेशा के लिए रह जाएगा। यहाँ तक हम नहीं जाते, एक काम करते थोड़ा पास का पॉइंट लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर इतना ज़्यादा लोड लगा दिया है ना तो फिर तो बहुत ज़्यादा डिफॉर्मेशन रह जाएगा उसके अंदर। ओके, तो लेट्स से यहाँ से अगर हमने फोर्स को हटा दिया, सी पॉइंट पे हमने क्या किया, लोड इज़ रिमूव्ड, तो ग्राफ कोशिश तो करेगा
ऑब्जेक्ट ट्राई तो करेगा पहले जैसा होने की, बट पूरी तरह से हो नहीं पाएगा, उसका ग्राफ कुछ ऐसे वापस जाएगा और इतना स्ट्रेन हमेशा के लिए रह जाएगा। इतना जो स्ट्रेन है वो हमेशा के लिए रह जाने वाला है, दैट इज़ लेस देन 1%। आपको कहेंगे सर क्या फ़र्क पड़ता है, लेस देन 1% ही तो है, बट आप एक बार थोड़ी यूज़ करोगे इस मटेरियल को, आप तो कितनी बार यूज़ करोगे, और तो ये एक परसेंट करते करते तो कितना हो जाएगा डिफॉर्मेशन, मटेरियल विल ऑलमोस्ट फेल। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एनीवेयर फ्रॉम B to D if stress is removed, some permanent stress remain, some permanent strain remain in the material. जिसको हम कहते हैं परमानेंट सेट। क्या कहते हैं इसको, हम कहते हैं परमानेंट सेट। तो कुछ ना कुछ परमानेंट सेट जो है वो मटेरियल के अंदर हमेशा के लिए रह जाएगा। अगर आपने इसको बी पॉइंट से ज़्यादा स्ट्रेस दे दिया तो फिर आप कोशिश करोगे तो भी वो वापस पहले जैसा मटेरियल हो नहीं पाएगा, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज परमानेंट स्ट्रेस या परमानेंट सेट। तो इतना जो पूरा आपका रीजन है ना बच्चों, डी टक का रीजन, इतने रीजन में मटेरियल प्लास्टिक बिहेवियर कर रहा है। कैसा रीजन है ये, प्लास्टिक रीजन है। याद करो बच्चों, प्लास्टिक रीजन का मतलब क्या है, डिफॉर्मेशन हमेशा के लिए रह जाता है। तो अगर आपने मटेरियल को इस रीजन में ला दिया ना, इतना ज़्यादा स्ट्रेस अगर कर दिया, इस स्ट्रेस से अगर आपने ज़्यादा स्ट्रेस दे दिया, मान लो कि ये स्ट्रेस का वैल्यू है 500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यील्ड पॉइंट, और अगर आपने 510 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दे दिया तो मटेरियल यील्ड पॉइंट से ज़्यादा स्ट्रेस हो चुका है, राइट। तो अगर आप फिर वो लोड को हटा भी दोगे ना 510 न्यूटन को, तो मटेरियल वापस पहले जैसा नहीं होने वाला, उसके अंदर थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन रह जाएगा। हाँ, बट अगर उसी मटेरियल को आपने 490 तक अगर स्ट्रेस किया ना, तो वो अभी अपने यील्ड पॉइंट के अंदर है। फोर्स को अगर आप हटा दोगे तो वापस ऑब्जेक्ट पहले जैसा था वैसे का वैसा हो जाएगा। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट। तो अब समझो बच्चों, ये पर्टिकुलर पॉइंट ब्रिज के डिज़ाइन के वक्त कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है। समझो आप कि ब्रिज में जो मटेरियल यूज़ किया है, राइट, उसका यील्ड पॉइंट हाई होना चाहिए। अगर उसका यील्ड पॉइंट कम है और कभी ज़्यादा व्हीकल एक साथ ऊपर आ गए, अगर ज़्यादा व्हीकल आ गए एक साथ ऊपर, तो ऑब्वियसली लोड बढ़ जाएगा। और अगर वो मटेरियल जो है ब्रिज के पिलर का, अगर उसके यील्ड पॉइंट से ज़्यादा स्ट्रेस हो गया तो वो उसके अंदर स्ट्रेन हो जाएगा और धीरे धीरे वो ब्रिज जो है वो डेंजर हो जाएगा फिर। ओके फाइन। तो दिस थिंग्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट व्हेन एनीथिंग इज डिज़ाइन। चलिए बच्चों, अब ये जो डी पॉइंट है ना, ये आपका आखिरी लिमिट है जहाँ तक आप स्ट्रेस कर सकते हो। वैसे तो जाना ही नहीं है, हमें इस रीजन को क्रॉस करना ही नहीं है, इससे अंदर ही रहना है। हमें स्ट्रेस इससे कम ही देना है, इसको हिम्मत नहीं करनी है क्रॉस करने की, ठीक है ना। तो भी अगर आपको करना है क्रॉस, तो इसे कहते हैं अल्टीमेट पॉइंट। क्या कहते हैं इसको, अल्टीमेट पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम अल्टीमेट पॉइंट कहते हैं, राइट। ओके, और अल्टीमेट पॉइंट के ऊपर जो भी उसका स्ट्रेस होगा ना, उसे कहते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। इससे ज़्यादा टेंशन दिया ना तो मटेरियल भी टूट जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे सालिम के, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जो आपका स्ट्रेस होगा ना, इसके रिलेटेड, दिस इज द अल्टीमेट पॉइंट, इसके रिलेटेड जो आपका स्ट्रेस आता है ना, वो होता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, just given as sigma into u. This is ultimate tensile strength, right? Okay? चलिए बच्चों, एक स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि वापस थोड़ी स्पेस मिले और हम इसको ऐड कर सकें। चलिए बच्चों, लिखेंगे यहाँ पे पॉइंट डी इज अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है पॉइंट डी, क्योंकि उसके बाद क्या होगा पता है, एक बार आप अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ तक पहुंच गए ना, फिर आपको लगा कि बाप रे मटेरियल टूटने वाला है, तो आपने कोशिश की कि स्ट्रेस कम किया जाए, बट कुछ नहीं होने वाला फिर। अब उसके बाद अगर आप स्ट्रेस को कम भी करोगे ना तो भी स्ट्रेन बढ़ेगा। देखो स्ट्रेस कम हो रहा है पर स्ट्रेन तब भी बढ़ेगा और इस पॉइंट पे आकर मटेरियल टूट जाएगा। दिस इज फ्रैक्चर पॉइंट। कौन सा पॉइंट है भाई, ये फ्रैक्चर पॉइंट है, राइट। तो आफ्टर अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ
आफ्टर अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, even on reducing the strength, even on reducing the stress, strain will increase and your material will break at point E. So point E को हम कहते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। तो फिर तो मटेरियल गया। ओके तो आपको हमेशा जब भी मटेरियल यूज़ करना है इसके नीचे का स्ट्रेस यूज़ करना है, इसके ऊपर का भी जाना मत, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा मटेरियल में। ओके सो दैट इज़ कॉल्ड एज योर फ्रैक्चर पॉइंट। समझ गए इतना आप? राइट। चलिए बच्चों, नाउ लिसन, देयर आर टू काइंड ऑफ मटेरियल, ब्रिटल एंड डक्टाइल। ब्रिटल क्या होता है, डक्टाइल क्या होता है, लेट्स सी। सो ब्रिटल मटेरियल, तो ब्रिटल मटेरियल का मतलब है अल्टीमेट पॉइंट एंड फ्रैक्चर पॉइंट आर वेरी क्लोज। मीन्स योर ग्राफ विल लुक लाइक दिस। दिस इज अल्टीमेट पॉइंट और उसके बाद तुरंत ही फ्रैक्चर पॉइंट। मतलब मटेरियल आपको कोई मौका ही नहीं देगा, एक बार अल्टीमेट पॉइंट आ गया तुरंत ही मटेरियल टूट जाएगा। दैट इज़ द ब्रिटल मटेरियल। जैसे कि आप कांच की बात कर लो, कांच को अगर आपने स्ट्रेस दिया, खींचा अगर आपने कांच को, तो एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जिसके बाद वो तुरंत से टूट ही जाएगा। दैट इज़ ब्रिटल मटेरियल। ओके, ऑन दी अदर स्ट्रेंथ डक्टाइल मटेरियल। तो डक्टाइल मटेरियल का जो अल्टीमेट पॉइंट राइट और जो उसका फ्रैक्चर पॉइंट है, they are separated. Ultimate point and fracture point are separated. Ultimate and the fracture point are separated means something like this. देखो ये आपका अल्टीमेट पॉइंट है और फ्रैक्चर पॉइंट दूर है, इस तरह से दे आर सेपरेटेड। मतलब अल्टीमेट पॉइंट रीच होने के बाद भी मटेरियल तुरंत टूट नहीं जाएगा, राइट वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहेगा। जैसे कि स्टील का अगर आपके पास स्केल है, तो स्टील के स्केल को अगर आप एक बार बहुत खींचोगे, आप तो नहीं खींच पाओगे, बट अगर मशीन से अगर आप उसको खींचो तो अल्टीमेट पॉइंट के बाद वो तुरंत टूटेगा नहीं, वो तुरंत नहीं टूटने वाला है। अल्टीमेट पॉइंट के बाद आपको थोड़ा और स्ट्रेस देना पड़ेगा, देन ओनली इट विल ब्रेक, राइट। तो अगर अल्टीमेट पॉइंट एंड फ्रैक्चर पॉइंट पास में है तो ब्रिटल मटेरियल, एंड इफ दे आर सेपरेटेड दैट इज डक्टाइल मटेरियल। दैट इज क्वाइट सिंपल थिंग। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर थिंग। बोलो इतना आपको समझ में आ गया सबको? ओके, अब जो अलग अलग मटेरियल होगा ना बच्चों, उस अलग अलग मटेरियल के लिए ग्राफ अलग अलग बनता है, राइट। जैसे कि अगर आपके हार्ट में जो एओर्टा होता है, उस एओर्टा का अगर आपने ग्राफ बनाया ना, तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर एओर्टा ऑफ हार्ट will be like this. This is how you are going to get the graph. किसके लिए है? for aorta of heart. उसके लिए ऐसा ग्राफ बनेगा। देखो स्ट्रेस के साथ स्ट्रेन बढ़ तो रहा है, बट प्रोपोर्शनल कहीं नहीं है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नहीं है। दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज द कर्व लाइन, दिस इज द कर्व लाइन, दिस इज द ग्राफ फॉर द एओर्टा, राइट। ओके, यहाँ पे आप स्ट्रेस स्ट्रेन का वैल्यू भी लिख सकते हो। दिस इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन 1, बुक में जो वैल्यू दिया है मेंशनिंग दैट वैल्यू, and this is 1.0, this is 0.5, and the stress is in order of 10 power 6. So this is the particular stress strain graph for aorta. इसी तरह से हर एक अलग अलग ग्राफ के लिए, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग ग्राफ बनते हैं। रबर का ग्राफ अलग होगा, एल्यूमिनियम का ग्राफ अलग होगा, ब्रास का ग्राफ अलग होगा, आयरन का ग्राफ अलग होगा, स्टील का ग्राफ अलग होगा। और आप जो कंस्ट्रक्टिंग मटेरियल यूज़ करने वाले हो, उसके ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको लोड कैपेसिटी डिज़ाइन करनी रहेगी, ठीक है। ओके, चलो वापस एक बार क्विक सारे स्टेप देखें, क्विक स्टेप एकदम। ओ से ए, स्ट्रेस बढ़ा, स्ट्रेन बढ़ा, लीनियरली बढ़ा है, हुक लो एप्लीकेबल है, ए पॉइंट को कहेंगे प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। ए से बी, स्ट्रेस बढ़ा, स्ट्रेन बढ़ा, लीनियरली नहीं बढ़ा है, तो बी पॉइंट को हम कहेंगे इलास्टिसिटी लिमिट या इलास्टिक लिमिट,
राइट। और ओ से लेके बी पॉइंट के बीच में कहीं भी अगर स्ट्रेस को हटाया गया तो ऑब्जेक्ट पहले जैसा ही हो जाएगा। ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा? ऑब्जेक्ट जो है वो पहले जैसा ही हो जाएगा, राइट। दैट्स द फर्स्ट थिंग। चलिए बच्चों, अब अगर आपने बी के बाद यहाँ पे आपका जो इलास्टिक लिमिट है, इलास्टिक पॉइंट है, वहाँ पे जो आपको स्ट्रेस मिलेगा उसे हम कहते हैं यील्ड पॉइंट। इलास्टिक लिमिट पे जो स्ट्रेस मिलेगा उसे कहते हैं यील्ड पॉइंट। यहाँ तक मटेरियल को कितना भी लोड दे दो और लोड हटाने पे वापस पहले जैसा हो जाएगा। अगर आपने यील्ड पॉइंट से ज़्यादा स्ट्रेस दिया तो फिर स्ट्रेन एकदम से भागेगा, एकदम मटेरियल के अंदर स्ट्रेन आ जाएगा, राइट, अप टू पॉइंट डी। और इस रीजन के अंदर से अगर आपने किसी भी पॉइंट से स्ट्रेस को हटाया तो मटेरियल वापस 100% पहले जैसा नहीं होगा, कुछ ना कुछ परमानेंट सेट या परमानेंट डिफॉर्मेशन रह जाएगा, राइट। ओके, जैसे कि यहाँ पे सी पॉइंट से स्ट्रेस को हटाया है तो थोड़ा बहुत 1% जितना डिफॉर्मेशन रह गया है। ओके, चलिए इसके आगे चलते हैं बच्चों। ये जो डी पॉइंट है उसे कहते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ। क्या कहते हैं उसको? हम अल्टीमेट स्ट्रेंथ कहते हैं। ओके, क्योंकि उसके बाद अगर आप स्ट्रेस को घटाओगे बिना तो भी स्ट्रेन बढ़ेगा एंड मटेरियल विल फाइनली ब्रेक एट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एज ब्रेक डाउन लिमिट और दैट इज कॉल्ड एज ब्रेक डाउन पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट। ओके, हर एक मटेरियल का अपना अपना यील्ड पॉइंट होता है, हर एक मटेरियल का अपना अपना इलास्टिक लिमिट होता है, दैट इज वेल डिफाइंड वैल्यूज। आप जब न्यूमेरिकल भी करोगे तो भी ये वैल्यूज आपको दे दिए जाएंगे, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, यील्ड पॉइंट, दिस थिंग्स विल बी ऑलरेडी गिवन टू यू। तो ये हो गया बच्चों आपका स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ का डिस्कशन एंड आई होप इट इज वेरी 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 क्लियर। एग्जाम में है तो सीधे सीधे आपको 3 से 4 मार्क बैठे ले लेने हैं इसके। ओके, ग्राफ को प्रैक्टिस करो, जब आप लिखो ग्राफ को ड्रॉ करो तब एक एक स्टेप सोचो कि ओ से ए, ऐसा मत करो कि पूरा ग्राफ बना दिया फिर रट्टा मारने बैठो। नो, आप जब पढ़ने बैठो ना तभी ओ से ए क्या था ये सोचो, हाँ इसमें ऐसा ऐसा था, ठीक है, चलिए ए से बी, ओके ये था, ओके फाइन, बी से डी, ओके ऐसा था, डू इट लाइक दिस, तो इजीली याद रह जाएगा, समझ जाओगे आप ग्राफ को। कुछ लोग क्या होते हैं पहले ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं, ऐसे पानी जैसा कुछ दिखना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए पैटर्न, और फिर कुछ भी लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना है। आप एक एक स्टेप को समझ समझ के ही ड्रॉ करो ना तो आपका काम आसान हो जाएगा। मैंने वैसे ही किया ना, एक स्टेप एक्सप्लेनेशन, दूसरा स्टेप एक्सप्लेनेशन, तीसरा स्टेप एक्सप्लेनेशन, चौथा स्टेप एक्सप्लेनेशन, डू इट लाइक दैट, इट विल बी वेरी इजीली रिमेंबर्ड। ठीक है, चलिए बच्चों खत्म करिए इसको।